हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस में। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की, यानी कि आज जो हमारी बातें रहेंगी वो आपके इतिहास से संबंधित रहेंगी और हम बात करेंगे आपके वर्धन वंश यानी कि पुष्पभूति वंश की आज हम बात करेंगे। और हम राजा हर्षवर्धन की बात करेंगे तो जितने भी हमारे राजा हर्षवर्धन से संबंधित पॉइंट बनते हैं, यानी कि हमने आपके लिए एक नया इंसेंटिव लिया है जिसमें हम कह सकते हैं कि आज हम जितना भी चैप्टर जो देखेंगे राजा हर्षवर्धन या वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश के बारे में, तो उसके अंतर्गत जितने भी एमसीक्यू बनेंगे उन सभी की आपके सामने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि जो हमने पढ़ा क्या उसके हम जो क्वेश्चन बनते हैं पेपर में क्या वो सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज से हम बात करेंगे हिस्ट्री के। ये हमारा थर्ड टॉपिक होगा हिस्ट्री का। इससे पहले हम दो टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, एक चीनी यात्रियों का आगमन और भारत आने वाले विदेशी यात्रियों का विवरण। तो पूरा हमने आपके सामने चैप्टर बाय रखा है। आज हमारा चैप्टर में तीसरा टॉपिक होगा। तो आज हम बात करेंगे राजा हर्षवर्धन। तो बात करते हैं, ये आपकी जो बात रहेगी वो गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्यकाल की बात रहेगी, यानी कि पोस्ट गुप्त पीरियड या हम कह सकते हैं पोस्ट मिडिवल पीरियड की बात आज हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम बात करेंगे वर्धन व पुष्पभूति वंश की, यानी कि राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन ने कैसे अपने शासन को चलाया, कैसे शासन में उनकी समस्याएं जो थी उनको उन्होंने अनदेखा ना कर लोगों के लिए भावनाएं प्रकट करी थी, यानी कि लोगों के प्रति श्रद्धा पूर्वक रहे थे और बहुत ही ज्यादा सेवक बने थे। जैसे कि श्रद्धा पूर्वक की अगर हम बात करें तो कुंभ मेले की बात हम कर सकते हैं। तो राजा हर्षवर्धन ने भारत में कुंभ मेले की शुरुआत भी की थी। अगर हम कुंभ मेले की बात करेंगे तो कुंभ मेला जो है उत्तर प्रदेश में भी लगता है और उत्तर प्रदेश के द्वारा यानी कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भी लगता है। तो हम कह सकते हैं जो कुंभ मेले की जो शुरुआत की थी वो राजा हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। यानी कि कुंभ मेला हरिद्वार में आपके गंगा नदी किनारे लगता है, नासिक में जाएंगे तो गोदावरी नदी के किनारे जो कि हमारे महाराष्ट्र में है, उत्तराखंड में हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो इलाहाबाद में आपके गंगा यमुना सरस्वती के किनारे लगता है। अगर हम उसके बाद अगर बात करेंगे तो उज्जैन में आपके क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। तो जब राजा हर्षवर्धन जब वहां पर जाते थे तो कुंभ मेले में जितनी भी संपत्ति थी वो सब वहां गरीबों को बांट देते थे और ऐसे ही भारतवर्ष में उसको नाम दे दिया कुंभ मेला। तो हम कह सकते हैं जो कुंभ मेले की जो शुरुआत करी थी वो राजा हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। तो हम देखेंगे कि हर्षवर्धन का जो इतिहास है या वर्धन वंश या हमारा पुष्पभूति वंश का जो इतिहास है वो हमको किन किन अभिलेखों के द्वारा, किन किन ग्रंथों के द्वारा हमको प्राप्त होता है, यानी कौन हमारे साहित्यिक ग्रंथ हैं। कोई चीनी यात्री क्या भारत आ गया था हर्षवर्धन के समय में? राजा हर्षवर्धन के समय में कोई चीनी यात्री भारत आ गया था? तो हम देखेंगे जो भी इसके अंतर्गत जितने भी पहलू होंगे उन सभी पहलुओं की समस्याओं को देखते हुए हम आगे बढ़े। कैसे जनता प्रताड़ित करी गई थी, क्या प्रभाकर वर्धन इसके सहयोगी बने थे या नहीं बने थे, जनता के हित में बात करते थे या प्रभाकर वर्धन जनता के हित में बात नहीं करते थे। चलिए देखते हैं। तो वर्धन वंश की जानकारी निम्न ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे बाणभट्ट, सीयू की या ऐहोल का अभिलेख। चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट से, यानी कि बाणभट्ट की बात करते हैं। तो बाणभट्ट जो थे वो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगर हम उसके बाद की अगर बात करेंगे तो बाणभट्ट ने एक ग्रंथ लिखा था जिसको हम कहते हैं हर्षचरित। एक ग्रंथ लिखा गया था संस्कृत भाषा में। एक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इससे जानकारी प्राप्त होती है हमको वर्धन वंश की। उसके बाद जो सीयू की है जो हमारे वो हेनसोंग के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जो चीनी यात्री था और राजा हर्षवर्धन के समय क्या आया था, भारत आने वाला तीसरा चीनी यात्री था जो 630 से लेके 645 ईडी तक भारत में रहे थे। इसे चीनी यात्रियों का राजकुमार के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ऐहोल अभिलेख की बात करेंगे तो कर्नाटक में है और इससे भी
हमें जानकारी जो प्राप्त होती है, वो जानकारी जो प्राप्त होती है वो हमें एहोल अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद अगर यहां से हम और भी देखेंगे तो राजा हर्षवर्धन के दो अभिलेख मिलते हैं जिनको हम कहते हैं बांसखेड़ा का अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख। ये आपके उत्तर प्रदेश में है, आपके शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर में है आपके बांसखेड़ा का अभिलेख। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका एक मधुबन का भी अभिलेख, मधुबन अभिलेख जो आपके मऊ यूपी में। इतने सारे हमारे पास में अभिलेख हैं जिनसे हमको ज्ञात होता है कि जो वर्धन वंश की जानकारी के स्रोतों को हम इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि अगर शिलालेखों की बात करेंगे तो सबसे पहले शिलालेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने वाले वो राजा जो थे वो सम्राट अशोक थे। यानी कि सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों से सबसे पहले जनता को संबोधित किया था। और सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे वो कितने थे, हमारे 13 शिलालेख थे। तो सम्राट अशोक के जो 13वें शिलालेख थे उसमें कलिंग युद्ध का विवरण हमको प्राप्त होता है। और पहला जो शिलालेख है वो 1837 में जेम्स प्रीसेप के द्वारा ब्राह्मी लिपि में खोजा गया एक शिलालेख था जो जेम्स प्रीसेप ने खोजा था। तो इतने जो ग्रंथ हैं या अभिलेख हम उनको कह सकते हैं, इन सभी से हमको जानकारी मिलती है कि वर्धन वंश की हमको यहां से जानकारी इकट्ठी होती है हमारे साथ में। ओके, बाणभट्ट जो थे, बाणभट्ट ने हर्षचरित, किसमें, हर्षचरित, मैंने आपको बताया था कि हर्षचरित जो ग्रंथ है वो आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। हर्षचरित में हर्ष के आदि पूर्वज का नाम पुष्पभूति बताया है। यानी कि जो संस्कृत भाषा में जो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि हैं, अभी तो हमने हर्षवर्धन के बारे में चर्चा नहीं करी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि हैं बाणभट्ट, उन्होंने जो हर्ष के जो पूर्वज थे यानी कि राजा हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे उनको क्या बताया है, उनको बताया है पुष्पभूति बताया है। इसीलिए इस वंश को हम क्या कहते हैं, पुष्पभूति वंश के नाम से जानते हैं, कह सकते हैं वर्धन वंश के नाम से इसको हम जानते हैं। कह रहे वर्धन वंश के जो शासक थे वो वैश्य जाति के थे। यानी कि हमारे यहाँ पर जातियां होती है, जैसे क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, ब्राह्मण हो गए। तो इनको जो बांटने का जो कार्य किया था, जिनको हम कह सकते हैं सबसे उच्च जाति हमारी क्या होती है, ब्राह्मण जाति। उसके बाद हम कह सकते हैं वैश्य, क्षत्रिय और क्या होते हैं, शूद्र। तो ये हमारी सबसे 4 ब्राह्मण है, यानी कि 4 हमने जातियों विभाजित कर, इन जातियों को विभाजित करा था आचार्य चाणक्य ने। आचार्य चाणक्य ने इनको विभाजित किया था अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में। तो आचार्य चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और इनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो कौटिल्य भी कह सकते हैं और विष्णुगुप्त भी हम कह सकते हैं, राइट। अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र कोई आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती, बट कि एक राजनीतिक सिद्धांतों की पुस्तक है। राजनीतिक सिद्धांतों की क्या है, हमारी पुस्तक है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक होती है वो हमारे राजनीतिक सिद्धांतों की पुस्तक है और 4वीं शताब्दी में लिखी गई थी, आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। तो उसी में 4 वर्गों में विभाजित किया है, जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्गों में क्या किया है, विभाजित किया है। फिर पॉइंट हमारा यहां से बनता है कि पुष्पभूति वर्धन वंश के संस्थापक थे। यानी वर्धन वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, पुष्पभूति वर्धन वंश के संस्थापक थे, जो क्या थे, गुप्तों के समान थे, यानी कि गुप्तों के तरह ही थे, इनको हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे, किंतु हूणों के आक्रमण के बाद स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यानी कि हूण जो थे वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। तो हूणों को
कुछ होड़ों को हराया जो था वो हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम विक्रमादित्य कहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जब होड़ों को हराया था तो क्या हुआ था, विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण कर ली थी, जिनको हम कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन होड़ों को पराजित कर दिया था, अब पूरी तरह से असफल कर दिया था होड़ों को। उस शासक के रूप में जो नाम आता है वो आता है स्कंदगुप्त का, नाम आता है स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त को क्या करा था, पूरी तरह से पराजित कर दिया था। स्कंदगुप्त ने पूरी तरह से होड़ों को पराजित कर दिया गया था। स्कंदगुप्त जो शासक है वो आपके गुप्त वंश के शासक थे। स्कंदगुप्त कह सकते हैं किस वंश के शासक थे, तो गुप्त वंश के शासक थे। तो होड़ों को पूरी तरह से असफल करने वाला कोई व्यक्ति जो था वो कौन था, स्कंदगुप्त था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शकों को पराजित किया था, होड़ों को नहीं, वहां पर शकों को जब पराजित किया था तो विक्रमादित्य की उपाधि को ग्रहण कर लिए थे। लेकिन होड़ों को सर्वप्रथम पराजित करने वाला जो शासक था वो कौन था, स्कंदगुप्त। होड़ों को सर्वप्रथम पराजित करने वाले क्या थे, शासक थे। अगर हम बात करेंगे तो इसकी हमको जानकारी जो मिलती है वो कहां से मिलती है, तो भीतरी स्तंभ लेख कह सकते हैं। जो हमको जानकारी मिलती है वो हमको मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से हमको यहां की जानकारी मिलती है। तो होड़ों को सर्वप्रथम किसने हराया था, स्कंदगुप्त ने हराया था। इसकी जानकारी जो हमको मिलती है वो कहां से मिलती है, आपके भीतरी स्तंभ लेख से इसकी हमको जानकारी मिलती है। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा भीतरी स्तंभ लेख है जो आपके गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है, हमारा गाजीपुर यूपी में स्थित है आपके। तो गाजीपुर यूपी में आपके स्तंभ लेख स्थित है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि होड़ों को सर्वप्रथम पराजित किया था स्कंदगुप्त ने, सर्वप्रथम पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने क्या था, 5 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे और 4 प्रकार के चांदी के सिक्के जारी किए थे। नहीं, सबसे ज्यादा अगर सिक्के किसी व्यक्ति ने जारी किए थे तो 5 प्रकार के जो सिक्के थे वो गोल्डन कॉइन थे और 4 प्रकार के जो कॉइन्स थे वो क्या थे, हमारे चांदी के कॉइन्स थे। तो सबसे ज्यादा अगर गुप्त काल में सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति ने सिक्के प्रचलित किए हैं तो वो कौन है, हमारे स्कंदगुप्त ने सबसे ज्यादा सिक्कों का प्रचलन किया था अपने साम्राज्य के अंतर्गत। तो अपनी साम्राज्य की घोषणा कर दी इन्होंने, किसने, होड़ों के आक्रमण के बाद में। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा कि जो हमारे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं, इनको विभाजित किसने किया, तो उनको विभाजित किया आचार्य चाणक्य ने। और होड़ों को सर्वप्रथम पराजित करने वाला कोई व्यक्ति जो था वो कौन था, स्कंदगुप्त होड़ों को पराजित करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति था। अगर बात करेंगे शकों को सबसे पहले किसने पराजित किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले शकों को पराजित किया था। तो भीतरी स्तंभ लेख पेपर में कई बार पूछा गया, कहां पर है, तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आपके ये लेख भी है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न बनेगा हमारा, क्या बनेगा कि हर्ष के पूर्वज श्रीकंठ, कौन भाई, श्रीकंठ राज के शासक थे, जिनकी राजधानी क्या थी, थानेश्वर थी। अगर थानेश्वर की बात करेंगे तो यहां से अगर हम कह सकते हैं कि जो हमारा थानेश्वर है वो कहां पर है, वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। कहां पर है, आपके कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। हरियाणा में क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। तो महाभारत का जो युद्ध था वो आपके 18 दिनों तक चला था। तो सूर्य अस्त के बाद जो था वो युद्ध नहीं होता था। तो जो श्रीकंठ शासक थे इनकी राजधानी क्या थी, थानेश्वर थी। प्रभाकर वर्धन क्या थे, इस वंश के प्रथम शासक थे। किस वंश की बात कर रहे हैं, वर्धन वंश की बात कर रहे हैं। तो प्रभाकर वर्धन इस वंश के प्रथम शासक थे। और इन्होंने क्या करा, महाराज धीराज परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि को ग्रहण कर दिया था। यानी कि कह सकते हैं कि प्रभाकर वर्धन वह शासक थे जिन्होंने सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि को ग्रहण किया था। ये उपाधि जो होती है इससे हम कह सकते थे कि ये क्या थे, गुप्तों के सामान थे। यानी कि किसी के सामान अगर होते हैं तो हम उपाधि ग्रहण करते हैं, महाराज धीराज की उपाधि क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जिससे लेख जो स्तंभ लेख है उसमें कहा जाता है कि यानी कि जो भी व्यक्ति होगा वो किसी ना किसी का क्या होगा, सामंत श्रेणी का व्यक्ति हो सकता है। प्रभाकर वर्धन जो थे उनके 3 संतानें थी, जिसमें सबसे बड़ी की अगर बात करेंगे
तो प्रभाकर वर्धन की अगर बात करते हैं तो 3 संतानें थी। अगर हम सबसे बड़े बात करेंगे तो इनकी बेटी जिनका नाम था राजश्री, ये सबसे बड़ी थी। उसके बाद में पुत्र थे, 2 पुत्र थे, एक बेटी थी यानी कि राजवर्धन। उसके बाद अगर बात करेंगे तो हर्षवर्धन। चलिए देखते हैं। तो जो राजश्री थी उनकी शादी भी कर दी थी, तो उनके पति का जो नाम था वो था ग्रह वर्मा। तो ग्रह वर्मा उनके पति का नाम था, जो कन्नौज में क्या करते थे, शासन भी करते थे। राजवर्धन थे, हर्षवर्धन थे। क्या था 605 ईस्वी में क्या हो गई, मृत्यु हो गई किसकी, प्रभाकर वर्धन की। तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोमती। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, यशोमती था। उनको क्या होना पड़ा था, सती होना पड़ा था। सती होना पड़ा था। यानी कि आप देखिएगा कि सती प्रथा के अगर हम साक्ष्य की बात करेंगे तो सती प्रथा का जो प्रथम जो साक्ष्य है वो हमें भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। तो सती प्रथा की अगर हम साक्ष्य की यहां से बात करते हैं कि सती प्रथा का जो साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त होता है, तो सती प्रथा की अगर साक्ष्य की यहां से बात करते हैं तो सती प्रथा का जो साक्ष्य होगा वो एरण अभिलेख से प्राप्त होता है हमको। तो एरण का जो अभिलेख है वो भानुगुप्त का अभिलेख है। भानुगुप्त एरण की अगर बात करेंगे तो आपके मध्य प्रदेश में है। अभी हमने पढ़ा था कि भीतरी स्तंभ लेख कहां पर है, तो आपके उत्तर प्रदेश गाजीपुर में है। तो एरण जो अभिलेख है वो आपके कहां पर है, मध्य प्रदेश में। इससे हमें सबसे पहले सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो आप समझ लीजिएगा कि हमारी जो सती प्रथा थी वो कैसी प्रथा थी। तो सती प्रथा की अगर हम बात करेंगे तो जिस व्यक्ति यानी कि व्यक्ति में अगर महिला की बात करते हैं तो पुरुष की बात करते हैं, ठीक है। तो जिस पुरुष की क्या होती थी, स्त्री होती थी या स्त्री के पुरुष होते थे। तो हम बात करेंगे स्त्री व पुरुष का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, सती प्रथा। आप ध्यान से समझिएगा। यानी कि जिस स्त्री की पुरुष की अगर मृत्यु हो जाती थी तो उसकी बॉडी के साथ में उसको जिंदा जला दिया जाता था। ये थी हमारी सती प्रथा। क्या समझे आप कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो स्त्री को सती होने का मतलब यही था कि उसकी बॉडी के साथ उसको जिंदा जला दिया जाता था। इसको हम कहते थे सती प्रथा। सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए तो भारत के नायक जिनको हम कहते हैं राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक की सहायता से पूरी तरह से सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। और सती प्रथा जो प्रतिबंधित हो गई थी पूरी तरह से भारत में, तो 4 दिसंबर 1829 से सती प्रथा पूरी तरह से क्या हो गई थी, भारत में प्रतिबंधित हो गई थी। अब सती प्रथा प्रतिबंधित हो गई थी तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि जो हमारी प्रथा जो थी जिसको हम कहते हैं सती प्रथा, वो 4 दिसंबर 1829 से पहले कितनी दर्दनाक महिलाओं के लिए होगी कि उनको जिंदा जला दिया जाता था। ये थी हमारी सती प्रथा। ऐसी क्या थी, राजपूतों में प्रथा जो प्रचलित थी जिसको हम कहते हैं जौहर प्रथा। तो जौहर प्रथा क्या होती थी, तो जौहर प्रथा ये होती थी कि अगर किसी राजा ने उसके पति यानी कि महिला के पति को हरा दिया है तो उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो अग्नि में कूदकर सभी जो भी सामूहिक जो महिलाएं थी वहां पर राज्य की जितनी भी महिला उनके साथ में उस अग्नि में कूद जाती थी, या तो क्या था कि उस राजा के साथ में वो रहने लगती थी। ये थी हमारी जौहर प्रथा जो राजपूतों में प्रचलित थी। तो 4 दिसंबर 1829 से पूरी तरह से सती प्रथा को बंद करने वाले 2 नायक थे, एक लॉर्ड विलियम बेंटिक और दूसरे हमारे राजा राम मोहन राय। यानी कि भारतीय की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का पूरी तरह से क्या कर दिया, अंत कर दिया। नियम नंबर 17 बना के तो 4 दिसंबर 1829 को पूरी तरह से सती प्रथा क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। और यही पॉइंट बनता है कि यशोमती को क्या होना पड़ा था, सती होना पड़ा था उनकी मृत्यु के बाद में। तो उनके जो थी 3 संतानें थी जिनमें एक इनकी पुत्री थी जिनको हम कह सकते हैं राजश्री, राजवर्धन और हर्षवर्धन। तो राजश्री की जो विवाह होता है वो किसके साथ होता है, ग्रह वर्मा। तो ग्रह वर्मा जो होते हैं वो कन्नौज के क्या होते हैं, शासक होते हैं। राजवर्धन शासक बनते हैं। जब पिता की मृत्यु हो जाती है
तो शासक कौन बनेगा? पुत्र शासक बनेंगे, यानी कि उत्तराधिकारी के शासन के तहत राजवर्धन क्या बने? शासक बने। उसके बाद हम देखेंगे कि राजवर्धन जब शासक बन गए थे तो इसी समय मालवा, मालवा आपके कहां पर है? मध्य प्रदेश में है आपके मालवा। तो मालवा के शासक देवगुप्त, क्या नाम है भाई मेरे? देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और वहां के शासक गृह वर्मा की हत्या कर दी। गृह वर्मा जो थे वो राजश्री के क्या थे? पति थे। गृह वर्मा की हत्या कर दी और यहां से कह सकते हैं कि राजश्री को क्या डाल दिया? कारागार में डाल दिया, यानी कि राजश्री को कारागार में डाल दिया था। यहां पर तो मालवा की अगर हम बात कर लें यहां से, तो हमने देखा कि जो गृह वर्मा की हत्या कर दी। मालवा की बात अगर करेंगे तो मालवा आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। अब मालवा की जो राजधानी थी वो क्या थी? हमारी धार। तो मालवा की जो कैपिटल थी वो धार थी। तो विष्णु पुराण जो हमारा है उसमें क्या है? चर्चा की जाती है आपकी। तो मालवा आपके मध्य प्रदेश में, इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? आपकी धार क्या थी? इसकी कैपिटल थी। अगर हम पता करेंगे कि मालवा किस नदी के किनारे है तो हम कह सकते हैं माही नदी के क्या है? मालवा किनारे, राइट। उसके बाद क्या था कि गौड़ शासक शशांक द्वारा राजवर्धन को मार दिए जाने के बाद, राजवर्धन को मार दिए जाने के बाद राजा हर्षवर्धन क्या थे? शासक बने। लेकिन राजा हर्षवर्धन ऐसे शासक नहीं बने कि भाई कि हमको शासक बना दो। तो राजा हर्षवर्धन जो थे वो पूरी तरह से शासक ना बनने के लिए थे, यानी कि शासक बनने से उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन एक सेनापति थे जिनका नाम था सिंहनाथ। सिंहनाथ के कहने पर, ये सिंहनाथ से प्रेरणा लेकर उन्होंने क्या करा? गद्दी पर बैठे थे। तो कहां की गद्दी पे बैठे थे? थानेश्वर की गद्दी पर बैठे थे। अब हम पढ़ेंगे राजा हर्षवर्धन की, लेकिन बात अब हम करेंगे राजा हर्षवर्धन की। तो आप देख लीजिए राजा हर्षवर्धन का जो समय होगा वो 606 से लेके 647 तक कौन होगा? तो राजा हर्षवर्धन का क्या होगा? हमारा टाइम होगा। चलिए यहां से बात कर लेते हैं। यानी कि राजा हर्षवर्धन ने राज्य ग्रहण करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। लेकिन राज्य को चलाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि विपत्तियां बहुत सारी थी, समस्याएं बहुत सारी थी, रुपए पैसे को लेन देन को भी बहुत सारी समस्याएं थी। इसलिए राजा हर्षवर्धन ने शासन को ग्रहण किया। किसके कहने पर? तो प्रेरणा ली सेनापति सिंहनाथ से। तो सिंहनाथ के कहने पर शासन को ग्रहण कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद में इन्होंने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की शुरुआत कर दी। हर्ष संवत की शुरुआत कर दी। उससे पहले अगर हम नोट की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक हमारी होती है शक संवत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बता रहा हूं मैं। एक होती है हमारी शक संवत और एक होती है हमारी विक्रम संवत। तो अगर हम शक संवत की बात करेंगे तो शक संवत जो है आपकी 78 एडी आपकी शक संवत है। और अगर हम बात करते हैं विक्रम संवत की तो 57 बीसी क्या है? हमारी विक्रम संवत है। शक संवत को शुरू किया था कनिष्क ने। किसने शुरू किया था? कनिष्क ने। राजा कनिष्क ने, जो कुषाण वंश से थे। और इसको जो शुरू किया था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शुरू किए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने क्या किया था? शुरू किया था। चलिए, तो अगर पूछा जाता है, पेपर में पूछा भी गया है आपके पेपर में कि भाई विक्रम संवत और शक संवत के बीच का अंतर क्या होगा, तो जो भी स्टूडेंट होगा वो इस टाइप से घटा देगा और वो कह देगा कि अंतर भाई इसका माइनस होगा। क्या होगा अंतर? 78 में से 57 को घटा देगा और बोलेगा कि अंतर जो होगा वो कितना होगा? 21 वर्षों का होगा, राइट। लेकिन ये दृष्टिकोण बिल्कुल रॉन्ग है। यानी कि इस दृष्टिकोण की बात करेंगे तो दृष्टिकोण बिल्कुल क्या है? रॉन्ग है। तो चलिए सही देखते हैं कि सही दृष्टिकोण क्या हो सकता है शक संवत और विक्रम संवत के बीच का।
तो शक संवत और विक्रम संवत के बीच की अगर हम सही दृष्टिकोण की बात करेंगे, अगर हमने कहा कि भाई डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस होता है आपका कुछ इस टाइप से। क्या होता है हमारा डिफरेंस का सिंबल होता है, जिसको हम जोड़ देते हैं तो हम कह सकते हैं कि 78 प्लस 75 की अगर बात करेंगे तो हमारा कितना होगा, 135 होगा। तो हम कह सकते हैं शक संवत और विक्रम संवत के बीच जो अंतर होगा वो कितना होगा, 135 का होगा। तो आप याद रखिए शक संवत की जो शुरुआत करी है वो किसने करी है, वो करी है राजा कनिष्क ने। लेकिन अगर बात करेंगे विक्रम संवत की शुरुआत किसने करी, तो 57 BC में विक्रम संवत की जो शुरुआत करी थी वो करी थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करी थी। हर्ष संवत की बात करेंगे तो राजा हर्षवर्धन ने क्या करी थी, शुरुआत की थी हर्ष संवत की। तो 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठे थे। एज कितनी थी इनकी, 16 वर्ष की थी, और 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पे बैठे थे। अभी मैंने आपको बताया थानेश्वर कहां पर है, तो आपके हरियाणा जिले में है, हरियाणा राज्य में है, और हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में है, जहां पर महाभारत का भी युद्ध हुआ था। राइट, देखते हैं पॉइंट और भी स्पेशल तरह से। तो हमने देखा 606 से लेके 647 तक। अभी हमने यहीं पर बात की थी कि भैया हमारे हेनसोंग जो आए थे, भारत आने वाले तीसरे चीनी यात्री थे, और जो आए थे आपके 630 से लेके 645 तक। तो भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा, और इन्होंने हर्षवर्धन को उपाधि दी शिला आदित्य की। शिला आदित्य का मतलब होता है आपके मजबूत व्यक्ति, शिला मतलब होता है पत्थर, शिला मतलब क्या होगा, पत्थर। तो इन्होंने शिला आदित्य की उपाधि दी थी राजा हर्षवर्धन को। कह रहा कि सर्वप्रथम इसने मालवा पर आक्रमण किया। किसने, राजा हर्षवर्धन ने राजा बनने के बाद सर्वप्रथम कहां पर आक्रमण किया, मालवा पर आक्रमण किया। मालवा अभी मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में है, और कैपिटल क्या है, कैपिटल है इसकी धार, मालवा की। तथा देवगुप्त के वंशजों को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। देवगुप्त के जो वंशज थे उनको पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब हेनसोंग क्या कहते हैं, भारत आने वाले तीसरे चीनी यात्री थे। पहले जो चीनी यात्री थे वो थे फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे। हेनसोंग के अनुसार हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के कितने राज्यों को जीता था, 5 राज्यों को साम्राज्य में मिला लिया या जीत लिया। कह सकते हैं उसमें आपके पंजाब शामिल था, कन्नौज शामिल था, गौड़ यानी कि बंगाल जो शामिल था, मिथिला शामिल था, और आपका उड़ीसा शामिल था। तो 5 राजाओं को क्रमबद्ध तरीके से क्या किया, मिला लिया था इन्होंने 5 राजाओं को। अगर बात करेंगे मिथिला की, अगर बात करेंगे तो ये बिहार में स्थित है। कहां पर स्थित है, आपके बिहार में स्थित है। और मिथिला को विष्णु पुराण में विधे के नाम से जाना जाता है। तो विष्णु पुराण में हम विधे के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो राजा थे वो राजा जनक थे। यहाँ के राजा कौन थे, आपके जनक थे। अगर हम पुराणों की बात करेंगे तो सबसे प्राचीन जो पुराण है उसको हम कहते हैं मत्स्य पुराण। तो हमारा सबसे प्राचीन जो पुराण होगा उसको हम क्या नाम देंगे, तो पुराणों की अगर बात करेंगे तो सबसे प्राचीन जो हमारा होगा वो होगा मत्स्य पुराण। अगर प्रश्न बना दिया जाए कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था, तो अल-बिरूनी। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम अल-बिरूनी थे। अब पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है, हमारी 18 हमारे क्या है, पुराण है। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहले जो शासक थे अल-बिरूनी थे, जिनका जन्म हुआ था 4 सितंबर को। कहां पर हुआ था, उज्बेकिस्तान में जन्म हुआ था इनको। ठीक है, तो 5 राज्यों को यहां से जीत लिए थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, देखिएगा कि हर्ष ने गुजरात के बाल्लवी पर आक्रमण किया और वहां के शासक को पराजित कर दिया। तो वहां का जो शासक था वो कौन था, द्रुपसेन द्वितीय था।
ध्रुवसेन द्वितीय क्या हुआ था, पराजित हो गया था। पराजित होने के बाद क्या था, जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो था वो ध्रुवसेन द्वितीय के साथ कर दिया था। यही पॉइंट हमारा लिखा हुआ भी है कि ध्रुवसेन द्वितीय थे और युद्ध में ध्रुवसेन द्वितीय क्या हुए, पराजित हुए थे। पराजित होने के बाद क्या था, अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया, ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का क्या कर दिया था, विवाह कर दिया था। किसने, राजा हर्षवर्धन ने। अगर हम बात करेंगे वाल्वी, तो आपकी गुजरात में है, घेला नदी के किनारे पर स्थित है, आपके गुजरात राज्य में है। प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं तो मैत्रक राजवंश की राजधानी थी, राजवंश की राजधानी। चलिए, अगर कह सकते हैं तो शिक्षा का केंद्र भी था, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंध रखते थे। और एक प्रमुख शिक्षा के केंद्र की भी बात होती है यहां पर। शिक्षा के केंद्र की अगर बात करेंगे तो शिक्षा का केंद्र भी था। तो बाल्वी में आपकी द्वितीय बौद्ध संगति भी आयोजित हुई थी। तो हेनसोंग ने यहाँ पर क्या करा था, अध्ययन भी किया था, यानी कि जो हर्षवर्धन के दरबार में आने वाले जो चीनी यात्री थे, हेनसोंग ने यहाँ पर अध्ययन भी किया था बाल्वी में। तो ध्रुवसेन द्वितीय से क्या करा, शादी कर दी अपनी पुत्री की। चलिए, अगला प्रश्न बन सकता है हमारा कि हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन यात्री जो आते थे चीन से, तो चीन में बौद्ध धर्म को ज्यादा प्राथमिकता है। तो वहां के जो यात्री थे वो किस धर्म से संबंधित थे, बौद्ध धर्म से संबंधित। तो हेनसोंग जो शुरू में था शैव धर्म का अनुयायी था, यानी कि शैव धर्म के जो अनुयायी जो होते हैं वो शिव की पूजा करते हैं, और जो भागवत धर्म और वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हैं वो अपना देवता श्री कृष्ण को मानते हैं। तो क्या था कि हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, तथा बाद में हेनसोंग के प्रभाव में आकर कौन सा धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो हेनसोंग के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपना लिया और 2 संगतियों का भी आयोजन कराया था। पहले भी 4 संगति हो चुकी थी, यानी कि 4 सभाएं हो चुकी थी, लेकिन 2 सभाओं का आयोजन राजा हर्षवर्धन के समय में हुआ था, उनको भी हम देखेंगे। फिर कहा कि हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां से भगवान बुद्ध के दांतों को लेकर आए और कन्नौज के निकट संगाराम में स्थापित करा दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो कश्मीर से जो दांत लेके आए थे उनको कहां पर स्थापित कराया, तो स्थापित कराया वहां पर कन्नौज में क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया था। अब हम बात करेंगे ऐहोल के अभिलेख की, जो हर्षवर्धन से संबंधित है। आपका ऐहोल का अभिलेख, सबसे पहले बात करते हैं कि ऐहोल का जो अभिलेख है वो किस भारतीय राज्य में है, तो कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। आपके कहां पर स्थित है, तो कर्नाटक के बीजापुर में आपके स्थित है। हमको जानकारी मिलती है कि युद्ध हुआ था पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। यानी कि पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी जो हमको मिलती है वो कहां से मिलती है, ऐहोल के अभिलेख से मिलती है। और युद्ध जो हुआ था वो नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। तो नर्मदा नदी के किनारे हुआ था, जिससे हमें कुछ अवशेष यानी कि कुछ बातों को जानकारी मिलती है, कुछ बातों की हमको जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन पुलकेशन द्वितीय से क्या हो गए थे, पराजित हुए थे। तो इस अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि राजा जो पुलकेशन द्वितीय जो थे वो किस वंश से थे, तो वो चालुक्य वंश से थे। तो चालुक्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे पुलकेशन द्वितीय। उन्होंने राजा हर्षवर्धन को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था नर्मदा नदी की घाटी में। तो बात कर सकते हैं कि इस अभिलेख की जो रचना की है वो रवि कीर्ति के द्वारा की गई है। तो रवि कीर्ति ने इस अभिलेख की क्या करी है, रचना भी की है।
चलिए, तो इसी अभिलेख से हमको ज्ञात होता है कि राजा हर्षवर्धन क्या हुए थे, पराजित हुए थे पुलकेशिन द्वितीय से। तो इसकी जो रचना की है वो रवि कीर्ति ने की है, और ये अभिलेख आपके कहां पर है, ये अभिलेख आपके कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। ठीक है, तो हमने देखा कि पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो कहां के थे, आपके चालुक्य वंश के क्या थे, शासक थे। हर्ष के समय में शिक्षा व साहित्य में उन्नति हुई, लेकिन जो हर्ष के जो समय एजुकेशन भी बहुत अच्छा था, लिटरेचर भी बहुत अच्छा था, उन्नति हुई। और इस काल में नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र भी था। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र भी था, और हर्ष ने इसके खर्च हेतु 100 गांवों का क्या दिया था, दान दिया था। यानी कि हर्ष ने जो 100 गांव जो दान में दिए थे वो किसके लिए दिए थे, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए दिए थे। और इस काल में किस भाषा का प्रयोग होता था, हमारी संस्कृत भाषा का पूरी तरह से क्या होता था, प्रयोग यहां से होता था। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करेंगे तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी जो स्थापना की गई थी वो की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त फर्स्ट ने क्या करी थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। नालंदा की बात करेंगे तो नालंदा कहां पर है, आपके बिहार में। तो बिहार में एक और भी बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है जिसको हम कहते हैं विक्रमशिला। कौन सा विश्वविद्यालय, आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना जो की गई थी किसके द्वारा की गई थी, धर्मपाल के द्वारा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और अगर बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय, तो दोनों को तहस महस कर दिया था। तो दोनों को जो तहस महस करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने दोनों विश्वविद्यालय को तहस महस कर दिया था, यानी कि दोनों विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। 10,000 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में 2,000 टीचर थे। कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो शिक्षकों की संख्या थी वो 2,000 थी, और 10,000 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय में है, तो वर्तमान समय में आपके नालंदा विश्वविद्यालय भी है आपका। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जानते हैं। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था जो था उसके लिए 100 गांव दान में दिए थे। किसने दिए थे, राजा हर्षवर्धन ने। तो 100 गांवों का दान दिया था राजा हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। इसकी जो भाषा थी वो क्या थी, आपकी संस्कृत। यानी कि इसमें जो अध्ययन होता था वो किस भाषा में होता था, संस्कृत भाषा में होता था। अगर संस्कृत भाषा के जनक की बात करेंगे तो पाणिनि को क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा का जनक कहते हैं, जिन्होंने रचना की थी अष्टाध्यायी की। इसकी रचना की थी इन्होंने, अष्टाध्यायी की रचना करी थी, इनको हम कहते हैं पाणिनि। ओके, उसके बाद में अब हम देखेंगे, इतिहास तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि जो इनकी प्रशासन व्यवस्था थी किनकी, राजा हर्षवर्धन की, उसकी क्या प्राथमिकता थी इनके साम्राज्य में, कैसी थी, क्या अच्छी थी या बेहतरीन थी, बहुत ज्यादा। बात करते हैं कि हर्ष के शासनकाल तथा समाज की जानकारी जो मिलती है हमको किससे मिलती है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित। बाणभट्ट ने जो रचना की है हर्षचरित की, किस भाषा में की है, तो संस्कृत भाषा में की है। और चीनी यात्री हेन सॉन्ग के एडिशनों से मिलती है, यानी कि संस्करण से मिलती है। हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी सीमा उत्तर में किसमें, हिमालय से लगती थी, दक्षिण में नर्मदा नदी से लगती थी, और पूरब में आपके गंजाम तथा पश्चिम में बालवी यानी कि गुजरात से लगती थी। देखिए, अगर हम मैप की बात कर सकते हैं तो यहां से आपके नॉर्थ में जाओगे तो हिमालय से लगती थी, पूरब में गंजाम से लगती थी, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो बालवी से लगती थी, और दक्षिण में बात करेंगे तो हम कह सकते हैं नर्मदा नदी की घाटी से लग रही थी। तो चारों तरफ क्या था, साम्राज्य क्या था, विस्तार कर रखा था इन्होंने, चारों तरफ साम्राज्य का विस्तार कर रखा था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था,
यानी कि हमने बताया था कि जो हमारे पूर्वज थे उन पर ही आधारित था, जो साम्राज्य जो था वो आधारित था। हेनसोंग हर्ष की सेना में जो थे उसको कहता था, हर किसकी सेना को चतुर्गढ़ी के नाम से जानता था। यानी इनकी सेना में घुड़सवार भी थे, रथ भी थे, पैदल यात्री भी थे यहाँ पर, और हमारे हाथी भी शामिल थे। यानी कह सकते हैं जो सेना की जो संख्या जो थी तो 1 लाख से अधिक सैनिक थे और 60,000 से अधिक क्या थे, 60,000 से अधिक हाथियों का क्या था, समूह था। तो काफी बड़ी सेना थी इनकी। यानी कि सेना में पैदल यात्री भी थे, घुड़सवार भी थे, रथ भी था और आपके हाथी भी शामिल थे। तो हाथियों की जो संख्या थी वो 60,000 थी और सैनिकों की जो संख्या थी वो कितनी थी टोटल मिला के, तो सैनिकों की संख्या 1 लाख से भी अधिक थी। यानी कि बहुत ही बड़ी संख्या में इनकी सेना थी। सम्राट को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद है। यानी कि भारत में वर्तमान समय में भी जो हमारा राजा था प्राचीन भारत में हर्षवर्धन, उसके लिए भी मंत्री परिषद का गठन किया गया था। और जो वर्तमान समय में जैसे हमारे प्रधानमंत्री हमारे राजा हैं, यानी कि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के अंतर्गत होती है, तो उनको भी सहायता व सलाह देने के लिए क्या थी, मंत्री परिषद थी। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा साम्राज्य विस्तार जो था, जो वर्तमान समय में जो साम्राज्य विस्तार है वो हर्षवर्धन के भी समकालीन होगा या उनके समरूप कह सकते हैं, समकालीन नहीं यानी कि समरूप कह सकते हैं हम उसको। तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जिनके पास रियल पावर है, उनको भी सहायता व सलाह देने के लिए क्या होती है, मंत्री परिषद होती है। और ऐसे ही क्या था, पुराना जो साम्राज्य था प्राचीन भारत का राजा हर्षवर्धन का, तो उनको भी सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद थी। तो ये मंत्री परिषद है, यानी कि भंडी जो थे वो हर्षवर्धन के कौन थे, प्रधान सचिव थे। अवंती हर्षवर्धन के विदेश सचिव थे, यानी कि फॉरेन सिक्योरिटी थे। सिंहनाथ की तो बात हमने पहले ही की थी कि इन्हीं की सहायता से हर्षवर्धन क्या थे, सिंहासन पर बैठे थे। उसके बाद कुंतल जो था वो अश्वारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी थे, यानी कि घुड़सवार से संबंधित था। तो सेना जो थी उसमें भी क्या शामिल थे, आपके रथ शामिल थे, घुड़सवार थे, हाथी थे आपके, और आपकी पैदल सेना भी थी। यानी कि 4 प्रकार के उसमें सैनिक थे। जो आपके स्कंदगुप्त जो थे, स्कंदगुप्त गज सेना के क्या थे, प्रमुख थे। यानी कि गज सेना के भी प्रमुख थे। यानी कि हाथियों की संख्या जो सेना में थी वो 60,000 से क्या थी, अधिक थी। अश्वारोही भी कई सारे थे, 10,000 से अधिक थे। सेनापति जो सेना थी वो 1 लाख से क्या थी, अधिक संख्या थी, 1 लाख से अधिक संख्या थी। उसके बाद कि न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च जो अधिकारी होता था, यानी कि न्यायकर्ता कौन था, न्याय तो राजा ही करता था, जिसको क्या कहा जाता था, सम्राट कहा जाता था। तो न्याय जो करते थे वो राजा ही करते थे, जिनको क्या कहते थे हम, सम्राट के नाम से जानते थे उनको। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि साम्राज्य को सर्वाधिक जो आय होती थी वो किससे होती थी, भूमि से होती थी। यानी कि भूमि कर जो मिलता था उसको साम्राज्य से सबसे ज्यादा आय हमको मिलती थी। भौगिक क्या था, भौगिक वो व्यक्ति था जो कर वसूलता था। तो कर वसूलने वाले को क्या कहते थे, भौगिक कहते थे। अब पुष्टपाल जो था वो जमीन का हिसाब किताब रखने वाला था। लेकिन जैसे वर्तमान समय में जो हमारे हिसाब किताब रखते हैं वो कौन रखते हैं, लेखपाल रखते हैं। तो पुष्टपाल जो था वो जमीन का हिसाब किताब रखने वाला पदाधिकारी था। उपज का 1/6 मोस्ट इंपोर्टेंट है, उपज का 1/6 भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था। यानी कि उपज का 1/6 जो भाग था वो राजस्व के रूप में वसूला जाता था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो आप देखिएगा कि जो हर्षवर्धन के साम्राज्य में जो कर वसूलने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते थे, भौगिक के नाम से जानते थे। और जो भूमि का हिसाब किताब रखता था उस पुष्टपाल के नाम से जानते थे। कर की दर क्या थी, तो 1/6 क्या थी, कर की दर थी यहां से। इसी काल में मयूर शर्मा नामक विद्वान हुए, इन्होंने मयूर शतक, याद रखिएगा, मयूर शतक व सूर शतक जैसे ग्रंथों की रचना की। तो सूर शतक और मयूर शतक किसने लिखा, मयूर शर्मा ने लिखा। अगर हम एक फैक्ट्स की बात करेंगे तो बाणभट्ट
जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो मयूर शर्मा कौन थे? इनके बहनोई थे। इनको जो संरक्षण मिला था वो किसके समय मिला था? राजा हर्षवर्धन के समय मिला था। इन्होंने एक पुस्तक, दो पुस्तकें लिखी थी जिनको हम कहते हैं मयूर शतक और दूसरी सूर्य शतक पुस्तक लिखी थी, जो बाणभट्ट के कौन थे? बहनोई थे, कह सकते हैं हम। अगला है कि इस काल में जयसेन नामक विद्वान भी हुआ था। तो जयसेन भी एक विद्वान था इस काल में। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में, जो 606 से लेके 647 तक था। वो स्वयं को कालिदास, भारत का शेक्सपियर कहते हैं हम कालिदास को, और भास की समान बताता था। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो हम कह सकते हैं कालिदास दरबारी कवि किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे? दरबारी कवि थे कालिदास। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में एक चीनी यात्री भारत आया था जिसको कहते हैं हम फाहियान। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? आपके कालिदास थे। अब प्रश्न बनता है हमारा कि हर्ष के समकालीन राजा कौन कौन हुए थे? तो हर्ष के समकालीन राजा कौन कौन हुए थे? ऐसा प्रश्न हमारे यूपीएससी पेपर में पूछा जाता है। एक बार आपका पूछा भी जा चुका है। देखते हैं कि शशांक जो थे वो कहाँ के शासक थे? बंगाल के शासक थे। पुलकेशन द्वितीय की हमको जानकारी जो मिलती है वो एहोल के अभिलेख से मिलती है। एहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुलकेशन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को हराया था। और पुलकेशन द्वितीय जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो वो चालुक्य वंश से क्या थे? आपके संबंधित थे। तो चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे वो पुलकेशन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे। बादामी के चालुक्य शासक थे। अगर भास्कर बर्मन, तो भास्कर बर्मन की अगर हम बात करेंगे, एक कामरूप यानी कि असम के शासक थे। और ध्रुवसेन द्वितीय से पुत्री का विवाह कर दिया था अपनी। इनको पराजित करने के बाद पुत्री का विवाह कर दिया था। तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि बाल्बी गुजरात के क्या थे? शासक थे। बाल्बी जो गुजरात में है वो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र की, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंध रखता था, शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी था। ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आपके हर्षवर्धन के साम्राज्य से संबंधित। यानी कि हर्षवर्धन के समय में दो धार्मिक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया था। तो इसमें पॉइंट भी मैंने आपके लिए बनाया है कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व। तो हर्षवर्धन के समय क्या था? हर्षवर्धन के समय दो धार्मिक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया था। हम कह सकते हैं कि यहां से तो हम पहली कह सकते हैं, वैसे दूसरी कह सकते हैं, लेकिन 4 बौद्ध सभाएं आपकी और भी आयोजित हो चुकी थी जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। ठीक है, तो 4 बौद्ध सभाएं और भी हो चुकी थी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो बौद्ध सभा थी ये किस नंबर की थी? ये 5वें नंबर की थी। और यहां से हम कह सकते हैं ये कहां पर थी? तो 6ठे नंबर की। यानी कि यहां से हमारा प्रश्न बनता है कि हर्षवर्धन के समय में कौन कौन सी बौद्ध सभाएं और कहां कहां पर आयोजित की गई थी? तो 5वीं बौद्ध सभा जो आयोजित की गई थी वो कन्नौज में की गई थी। और इसकी जो अध्यक्षता जो संभाली थी वो हेनसोंग ने संभाली थी। किसने संभाली थी अध्यक्षता? हेनसोंग ने उसकी अध्यक्षता को संभाला था। और अगर हम बात करेंगे, अगर हम यहां से बात करेंगे कि 6ठी जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो 2 व्यक्तियों ने करी थी। एक तो भास्कर बर्मन ने करी थी, दूसरे ध्रुवसेन द्वितीय ने करी थी। ध्रुवसेन द्वितीय ने उसकी अध्यक्षता करी थी। ये जो सभा थी ये 75 दिनों तक चली थी। यानी कि इसमें जो टाइम लगा था 75 दिनों तक ये सभा चली थी। और इसमें 5 लाख लोग क्या थे? इकट्ठे हुए थे। तो पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी सभा जो थी वो प्रयाग में आयोजित हुई थी। और यहीं से कुंभ मेले की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। तो कुंभ मेले की जो शुरुआत हुई थी वो राजा हर्षवर्धन के द्वारा करी गई थी। अगर कुंभ मेले की हम बात करते हैं कि कुंभ मेला जो है वो कितने प्लेसों पर लगता है? तो कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है। सबसे पहले प्रयागराज में लग रहा है हमारा,
उसके बाद में नासिक में लगता है आपके गोदावरी नदी के किनारे, फिर उज्जैन में आपके क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उज्जैन के बाद अगर हम बात करेंगे तो आपके हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है। तो कुंभ के मेले की शुरुआत जो करी गई थी हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी, नासिक में गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। उसके बाद अगर बात करेंगे तो गंगा, यमुना और सरस्वती लगता है वहां पर। तो कुंभ का मेले की जो शुरुआत करी गई थी वो छठी बौद्ध संगति में शुरुआत की गई थी आपके कुंभ के मेले की। तो इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो भास्कर बर्मन और ध्रुवसेन द्वितीय के द्वारा क्या करी गई थी, उसकी अध्यक्षता करी गई थी। ये 75 दिनों तक चली थी और इसमें 5 लाख लोग क्या थे, पूरी तरह से इकट्ठे हुए थे। भारत की सबसे बड़ी सभा बन चुकी थी प्राचीन भारत के अंतर्गत। तो जो 4 संगतियां जो और आयोजित हुई थी वो ये है आपकी, यानी कि पहली अगर बौद्ध संगति की बात करेंगे तो पहली जो बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगृह, यहां बोल सकते हैं गिरिब्रज में आयोजित हुई थी। ये आपके कहां पर होगा? ये आपके बिहार में। अगर प्रश्न हम बनाते हैं कि गिरिब्रज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, तो हम कह सकते हैं जो गिरिब्रज की जो स्थापना करी थी वो हर्यक वंश के शासक यानी कि बिंबिसार ने की थी। तो गिरिब्रज की जो स्थापना की थी वो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने की थी। और जब संगति का जो आयोजन किया गया था तो अजातशत्रु थे। तो अजातशत्रु किस वंश से होंगे? तो आपके हर्यक वंश से होंगे। तो प्रथम जो बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था वो किसके समय में किया गया था? राजा अजातशत्रु के समय में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करेंगे तो आपके वैशाली में है, और राजा काला अशोक के समय में की गई थी। और काला अशोक जो थे वो आपके शिशुनाग वंश से संबंधित थे, शिशुनाग वंश से संबंध रखते थे काला अशोक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी वो कहां हुई थी? आपके पाटलिपुत्र में हुई थी। ये भी आपके कहां पर है? ये भी आपके बिहार में है। और पाटलिपुत्र की जो स्थापना करी थी वो उदयन ने की थी। और इस समय जो राजा थे राजा अशोक, तो राजा अशोक जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? वो आपके मौर्य वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से यहां से आपके संबंधित थे राजा अशोक। चौथे की अगर हम बात करेंगे तो कहां पर हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। और ये कहां पर है? आपके कश्मीर में है। इसके जो राजा थे वो कौन थे? राजा कनिष्क। तो कनिष्क थे। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वसुमित्र क्या थे? इसके अध्यक्ष थे यहां से। तो 4 बौद्ध संगति आपकी ये हुई। और उससे पहले अभी हम बात करेंगे तो टोटल मिला के 6 बौद्ध संगतियां हुई थी। तो 2 जो बौद्ध संगतियां हुई थी वो राजा हर्षवर्धन के समय में हुई थी, और बाकी आपके राजा अजातशत्रु, राजा काला अशोक, राजा अशोक, यह हम कह सकते हैं कुषाण शासक कनिष्क के समय में हुई थी ये संगति आपके। ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना की हमने बात करी है। तो उदयन ये भी किस वंश से थे? तो ये भी आपके हर्यक वंश से थे। तो उदयन भी हर्यक वंश से थे, अजातशत्रु भी हर्यक वंश से थे, और बिंबिसार भी किस वंश से थे? तो ये भी आपके हर्यक वंश से थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था हर्षवर्धन का वो क्या हुआ? यहीं पे समाप्त हुआ। अब हमने जो पढ़ा था उसके हम एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि बाणभट्ट जो अपने साहित्यिक कार्यों के लिए क्या था? पूरी तरह से प्रसिद्ध थे, के शासनकाल के दौरान अपने चरमोत्कर्ष पर थे। तो बाणभट्ट यानी कि सिंपल क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है कि जो बाणभट्ट थे वो किसके दरबारी कवि थे। इतने क्वेश्चन को हटाकर जो भी क्वेश्चन बनेगा कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हम कह सकते हैं जो बाणभट्ट जो दरबारी कवि थे वो किसके दरबारी कवि थे? राजा हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि थे। इन्होंने किसकी रचना की थी? हर्षचरित की रचना की थी। और हर्षचरित जो लिखा था वो किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में लिखा था। संस्कृत के अगर बात करेंगे कि संस्कृत के हम जनक किसे कहते हैं? तो पाणिनि को कहते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको हम कहते हैं अष्टाध्यायी।
क्या कहते हैं पुस्तक को? तो पुस्तक को कहते हैं अष्टाध्यायी। की आयु में कितनी आयु में हर्षवर्धन ने ईस्वी में थानेश्वर का शासन किया था? किसका शासन किया था? थानेश्वर। मैंने आपको बताया था कि जो थानेश्वर है वो कहां पर है? आपके हरियाणा में। तो हरियाणा कुरुक्षेत्र में है। थानेश्वर, जहां पर महाभारत का युद्ध भी हुआ था। युद्ध कितने दिनों तक चला था? आपके 18 दिनों तक क्या चला था? युद्ध चला था वहां पे महाभारत का। तो 16 वर्ष की अवस्था में बैठे थे और 606 में जैसे ही बैठे थे उसी समय क्या कर दी थी? हर्ष संवत की शुरुआत कर दी थी। तो हर्ष संवत की शुरुआत जो करी थी वो 606 में की थी। तो थानेश्वर की गद्दी पर 16 वर्ष की अवस्था में बैठे थे। अगला है कि 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? यानी कि सिंपल भाषा में बात करें तो 7वीं शताब्दी का ही इतिहास हमने पढ़ा था। तो पूछ रहा था कि हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी वो कहां थी? आपके कन्नौज। लेकिन कहां की गद्दी पे बैठे थे? तो थानेश्वर की गद्दी पे बैठे थे। अगर पाटलिपुत्र की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला पहला जो शासक था वो कौन था? आपके उदयन। इसीलिए कहा जाता है कि उदयन ने पाटलिपुत्र की क्या करी थी? स्थापना करी थी। मालवा, मैंने आपको बताया मालवा आपके कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और मालवा पर भी क्या करे थे? आक्रमण किए थे। और जो मालवा की जो कैपिटल थी वो क्या है? हमारे धार। और जो मालवा है आपके किस नदी के किनारे है? तो आपके माही नदी के किनारे। माही नदी के क्या है? किनारे है मालवा। कर राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया था जिसे भद्र विहार के नाम से जाना जाता है या उसको भद्र विहार कहा जाता है। मथुरा, काशी, कन्नौज या हरिद्वार। हरिद्वार में कुंभ मेले की शुरुआत करी गई थी, यानी कुंभ मेला लगा था। कन्नौज क्या थी? राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। काशी आपके उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। मथुरा जो था वो फाहियान के अनुसार, फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे। तो फाहियान जो था चीनी यात्री था, पहला जो भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में आए थे। और हम कह सकते हैं कि मथुरा को इन्होंने वैष्णव धर्म का केंद्र बताया था। वैष्णव धर्म का केंद्र बताया था। वैष्णव धर्म यानी कि कह सकते हैं या हम भागवत धर्म उसको कह दे। वैष्णव धर्म या भागवत धर्म वो होती है जिसमें कृष्ण भक्ति आपकी होती है। तो इसका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? आपके कन्नौज। तो भद्र विहार के नाम से हम किसको जानते हैं? तो कन्नौज के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला है कि राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी वह किस साम्राज्य का शासक था? कन्याकुंज, जूनागढ़, मगध या आपकी गौड़। मगध की बात करेंगे तो आपके मगध का जो पहला जो साम्राज्य था वो आपका हर्यक वंश पहला उसका साम्राज्य था। ठीक है, तो इसके आंसर की अगर बात करेंगे तो आपके गौड़ यानी कि बंगाल के अंतर्गत होता है। ये इसके समकालीन भी था। निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था? पुलकेशन प्रथम, पुलकेशन द्वितीय, कीर्तिवर्मन प्रथम या कीर्तिवर्मन द्वितीय। बात करेंगे तो ऐहोल अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि पुलकेशन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो पुलकेशन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को क्या किया था? पराजित किया था। ये हमको जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। अगर हम उसके बाद की बात करेंगे कि पुष्पभूति की वंशावली निम्नलिखित में से राजाओं में किसके नाम से जानी जाती है, किसके नाम से शुरू होती है? पुष्पभूति की बात करते हैं तो नरवर्धन, राजवर्धन, प्रभाकर वर्धन या उपयुक्त में एक से अधिक आंसर सही है आपके। अगर हम इसमें देखेंगे तो प्रभाकर वर्धन जो थे वो पुष्पभूति वंश के प्रथम राजा थे और राजा हर्षवर्धन के कौन थे? पिताजी थे। राजवर्धन जो थे वो इनके पुत्र थे। तो हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो नरवर्धन क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन क्या है आपके सही है? यानी कि सही कथन की बात करता है तो सही कथन की हम यहां से बात करेंगे कि पुष्पभूति वंश से थे। ये आपका राइट होगा कि पुष्पभूति वंश से थे। फाहियान चीनी यात्री
जो तीर्थयात्री हर्ष के दरबार में भारत आए थे? नहीं भाई, यहाँ पे जो चीनी यात्री जो आए थे वो कौन थे? आपके हेन सोंग थे। तो कौन से चीनी यात्री आए थे? हेन सोंग आए थे। तो दूसरा हमारा गलत हो गया। कह सकते हैं उसके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नहीं, राजधानी कहां थी आपकी? कन्नौज राजधानी थी। कहां थी राजधानी? तो राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो कन्नौज क्या थी? राजधानी थी। तो हम देख सकते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? आपका पहला क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। पहला हमारा ठीक आंसर होगा। इसके बाद अगर हम बात कर सकते हैं तो ये 630 से लेके 645 एडी तक भारत में रहे थे और इन्होंने बल्लभी विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया था। यानी कि अप्रॉक्स अगर हम बात करेंगे तो 15 वर्षों तक कहां रहे थे? भारत में रहे थे। तो 15 वर्षों तक ये भारत में रहे थे। कौन? हेन सोंग। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? आपका पहला राइट आंसर होगा। प्रश्न है आपकी, हर्षवर्धन की मंत्री परिषद है और विभाग है। कह रहा अवंती सिंहनाथ की अगर बात करेंगे उसके बाद है कि कुंतला कौन था और सामंत महाराज कौन थे। उपयुक्त में से कौन से युग में सही है या कौन से युग में सही नहीं है, या सही की बात कर रहा है तो सही आंसर हमें बताना है। ए पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमने देखा था यहां से, इस पॉइंट की हम बात कर सकते हैं कि हर्षवर्धन के जो प्रधान सचिव थे वो कौन थे? बंडी थे। अवंती कौन थे? विदेश सचिव थे। यहाँ पे सिंहनाथ जो थे प्रधान सेनापति थे। कुंतल जो थे वो अश्वारोही सेना के सर्वोच्च अधिकारी थे। तो कितनी संख्या थी? 10,000 से ज्यादा संख्या थी। स्कंदगुप्त की बात करेंगे तो गज सेना के क्या थे? आपके प्रमुख थे। यानी कि ये क्या है? ये हमारा सैन्य प्रशासन है। तो सैन्य व्यवस्था थी और इसी से संबंधित वो प्रश्न आपका बनाया गया है। तो सैन्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न है वही आपका बनाया गया है। ठीक है, तो आप देखिएगा इसको ध्यान से, उसके बाद बताइए क्या होगा इसका ठीक आंसर। ठीक है, प्रधान सचिव, विदेश सचिव, सेनापति, सर्वोच्च अधिकारी और गज सेना के सेनापति। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न क्या था हमारा कि कौन सा सुमेलित है? केवल 1, 2, 4, केवल 1 और 2, केवल 2, 3 या 1, 2, 3 बात करेंगे सभी की। तो जो अवंती जो थे वो कौन थे? आपके शांति व युद्ध के मंत्री थे। बिल्कुल ठीक है, शांति व युद्ध के मंत्री थे। सिंहनाथ की बात करेंगे तो सेना के सेनापति थे। बिल्कुल ठीक है। कुंतला की बात करेंगे तो हमने देखा कि घुड़सवार सेना के प्रमुख थे। तो ये आपका गलत हो गया क्योंकि इससे संबंध करेगा आपका सी। और सामंत जो थे वो नागरिक प्रशासन के प्रमुख थे। ये दोनों आपके गलत हो गए। तो राइट आंसर हमारा होगा वो क्या होगा? आपका 1 और 2 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ऐसे हमने देखे थे कि पहले हमने चैप्टर को डिस्कशन किया आपके सामने, उसके बाद में जो हमने डिस्कस जो किए हैं वो हमने किया है वहां पर उसके एमसीक्यू फॉर्मेट को। तो ऐसे ही हम आपके साथ में चैप्टर वाइज क्लास पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में जो से प्रश्न बनते हैं उनके हम डिस्कशन करेंगे। देख सकते हैं हमने कितने प्रश्नों का डिस्कशन किया है यहां से। ठीक है, तो आप देखिएगा, आप बताइएगा कि आपसे कितने जो क्वेश्चन थे हमारे वो सही हुए हैं, है ना। आप उसका आंसर क्या देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे कि आपने चैप्टर वाइज पढ़ के आपने कितने क्वेश्चनों को क्या करा? सॉल्व किया था, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको कितना समझ में हमारी वीडियो को आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपके जो आंसर थे टोटल में से कितने आपके सही हुए हैं। तो दोबारा फिर से मिलेंगे इसी वक्त आपके साथ में हिस्ट्री के चैप्टर वाइज क्लास को लेके नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।